तो आज आपकी पहली कक्षा है भारतीय इतिहास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं और भारतीय इतिहास में हम आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन की। ठीक है, भारतीय इतिहास का परिचय। तो भारतीय इतिहास के परिचय में चीजें क्या है ये हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हिस्ट्री है ना। क्या हिस्ट्री अर्थात इतिहास। इतिहास है क्या? ठीक है, देखो कोई भी सब्जेक्ट जो होता है उसकी अपनी एक विशिष्टता होती है। इतिहास की भी अपनी विशिष्टता है। इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं? इतिहास का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हमारे अतीत के बारे में जान सकें, है ना। और उस अतीत से हम वर्तमान में कुछ शिक्षा लेकर भविष्य हेतु मार्गदर्शित हो सकें, ताकि भविष्य में जो घटनाएं हमारे अतीत में हो चुकी हैं उनको हम क्या कर सके, दोहराए ना, है ना, या उनसे हम शिक्षा लें। इसीलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, है ना। लेकिन इतिहास जो है हमें अपने संस्कृति, समाज, है ना, सभ्यता, है ना, ठीक है, जितनी भी हमारी जो चीजें हैं वर्तमान परिवेश में हम जी रहे हैं उससे भी हमको क्या कराता है, अवगत कराता है। ठीक है, इतिहास हमें यह जानने में क्या करता है, हेल्प करता है कि हमारा इतिहास कैसा रहा, हम कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से किए, है ना, हमारी जड़ें कहाँ है, हमारी मूल कहाँ है, हमारी कल्चर कैसी रही है ना। ठीक है, तो ये जानने में इतिहास बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, इसीलिए ही हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं अपने मूल को जानने के लिए, अपने जड़ों को जानने के लिए। ठीक है, अब देखो इतिहास जो है, अगर इसकी शाब्दिक परिभाषा की अगर हम बात करें तो यह इति धन ह धन आज से मिलकर बना है। ठीक है, अब ऐसा आपको क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन मैं शाब्दिक परिभाषा आपको बता रहा हूं कि इति धन ह धन आस, है ना, इसका अर्थ क्या होता है? इति धन ह धन आस, ये तीन क्या है, शब्दों से मिलकर बना है। इसका संधि विच्छेद अगर हम कर रहे हैं तो, और इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा, है ना, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। अब यहां हम जब देख रहे हैं शब्द, तो निश्चित भी है, ठीक है, और हुआ होगा, पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहा है यहाँ पर। निश्चित निश्चित यह द्योतक है कि भाई ये जो चीज है, जो घटना है जो हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से हुई होगी। यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है। उसने यह नहीं कहा कि एग्जैक्ट यही हुआ होगा, है ना, थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐतिहासिक जो स्रोत होते हैं वो फर्स्ट पार्टी स्रोत तो होते नहीं, क्योंकि आप तो मौजूद थे नहीं या लेखक तो मौजूद था नहीं जहां पर जब यह घटना हो रही थी, है ना। रामायण जिस समय हो रहा था, रामायण काल चल रहा था, महाभारत काल चल रहा था, उस समय वो मौजूद तो था नहीं कि सतयुग में था या द्वापर त्रेता में था या द्वापर में था। उस युग में तो मौजूद नहीं था, या आप भी मौजूद नहीं थे। तो उसने जो लिखा है या जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उससे हम स्पेकुलेशन करते हैं, एक अवधारणा व्यक्त करते हैं कि शायद वह जो घटना है वो इतिहास में कहीं ना कहीं हुई होगी, है ना। ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और संभावना का आधार ऐसा निश्चित क्यों कहा जा रहा है? निश्चित इसलिए है क्योंकि इतिहास क्या है, एक विज्ञान की शाखा है। इतिहास केवल और केवल तथ्यों पर ही आधारित है ना। इतिहास इस पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। इतिहास में ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आया, कुछ भी हमने लिख दिया, कुछ भी बोल दिया, वह इतिहास बन जाए, ऐसा नहीं होता। इतिहास किसी भी चीज, किसी भी घटना को इतिहास बनने के लिए उसकी प्रामाणिकता का होना बहुत आवश्यक है। और वो प्रामाणिकता कौन सिद्ध करता है? विज्ञान सिद्ध करता है। कौन सिद्ध करता है? विज्ञान। तो ऐसा नहीं कि इतिहास किसी ने आया कुछ कह दिया वो इतिहास बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहास जो है कि विज्ञान की शाखा है। विज्ञान में दो शाखाएं होती है, प्राकृतिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की ही एक शाखा है ना, सामाजिक विज्ञान। ऐसी सामाजिक विज्ञान, है ना, के अंतर्गत जो हम मानव विज्ञान पढ़ते हैं, मानव का विज्ञान पढ़ते हैं, उसी की एक शाखा है इतिहास। क्यों? क्योंकि इतिहास में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव के इतिहास का अध्ययन करते हैं, ना कि मेढक का इतिहास, है ना, या किसी वेल का इतिहास, ये तो नहीं पढ़ते। हम किसका पढ़ते हैं? मानव का इतिहास पढ़ते हैं। तो सामाजिक ज्ञान की एक शाखा है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान के अंतर्गत हम
इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए ये मैंने बता ही दिया, है ना। इसकी शाब्दिक परिभाषा क्या रही ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया, है ना। शाब्दिक परिभाषा ये हुई, ठीक है। और फिर अगर मैं एक और परिभाषा की बात करूं तो इतिहास क्या है, निरंतरता में परिवर्तन खोजने का नाम है। क्या है, निरंतरता। जो चीजें क्रमिक रूप से घटित हो रही हैं, लेकिन हम इतिहास के अंतर्गत क्या सभी चीजों को पढ़ते हैं? नहीं, इतिहास में हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जिसने कुछ इम्पैक्ट डाला हो। क्या डाला हो? इम्पैक्ट डाला, कुछ कुछ चेंज किया हो। जैसे नवपाषाण काल ने क्या चेंज किया, है ना। नवपाषाण काल कहते हैं भारतीय इतिहास का सबसे गोल्डन पीरियड था। इतिहास का गोल्डन पीरियड क्यों? मानवीय इतिहास का। क्यों? क्योंकि भैया हमने उस समय पहिए का आविष्कार किया, कृषि करना सीखा, है ना। ठीक, कृषि से हमने धान उपजाना सीख लिया, है ना, कृषि कार्य करना सीख लिया, तो हम क्या हो गए, आत्मनिर्भर बन गए, खुद से अनाज उगाना सीख लिया हमने। ठीक है। इसके अलावा पहिए की खोज ने जहां पर दो चीजों को जन्म दिया, एक तरफ बर्तन बनाने की कला हमें आ गई, दूसरी तरफ यातायात के संसाधनों का विकास हो गया। अग्नि की खोज हुई किस काल में? नवपाषाण काल में। तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हुए जिसने आगे जो चीजें चल रही थी उसको बदल के रख दिया। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम, या इतिहास के अंतर्गत हम उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो क्या हो, हट गए हो, है ना, उस क्रमिक रूप से चली आ रही समान प्रक्रिया से थोड़ी क्या हो, अलग हो, उसी को पढ़ते हैं, है ना। एक ये कह सकते हो। दूसरी चीज हम कहें इतिहास का कि भाई यह क्या है, अतीत के उदाहरण से, है ना, अतीत का जो उदाहरण हुआ, अतीत की घटनाएं हुई, उससे वर्तमान में सीख और भविष्य के लिए क्या करता है, ये मार्गदर्शक का काम करता है कि कि पिछली गलतियां हमने जो की, अगर गलती किया है तो हम उससे वर्तमान में सीख लें और भविष्य में उसको ना दोहराएं, ऐसे हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत की जो सीमा है उसमें हम अगर बात करें कि जैसे भारत कब कब कमजोर हुआ, कब कब कमजोर हुआ, जब जब क्या हुआ, भारत में बिखराव हुआ, लोगों के मध्य फूट पड़ी, तब तब भारत क्या हुआ, परतंत्र हुआ। ठीक है। चाहे वो हम देखें कि आजादी से पूर्व की अगर हम बात करें तो मौर्यों की समाप्ति के पश्चात बात करें, मुगलों का आगमन या क्या अंग्रेजों का आगमन हो, है ना। कब हुआ ये ऐसा, जब राज्यों में टूट पड़ी, फूट पड़ी, सभी एक भारत की नींव नहीं थी उस समय। मौर्यों के समय भारत, पूरा भारत एक राष्ट्र था। ठीक है। इस कारण कोई किसी की भी हिमाकत नहीं होती थी कि भारत पर हमला कर दे। लेकिन जब छोटे छोटे राज्यों को उदय होता है, तब फूट पड़ने के कारण लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, और तब तब क्या होता है, आक्रमण होता है, और आक्रमण क्या होता है, सक्सेसफुल होता है उनका। और क्या होता है जी, इससे देश परतंत्र होता है, लोग गुलाम हो जाते हैं। और इसी के कारण ही हम क्या हुए, गुलाम हुए अंग्रेजों के, है ना। अब हमने सीख नहीं ली, है ना, किस काल के बाद, मौर्यों के समाप्ति के बाद के काल से के उदाहरणों से, है ना। लेकिन अब हमने सीख ले लिया है, इसी कारण हमने क्या कर लिया है, देश को एकजुट रखने का प्रयास किया है ना। ठीक है। तो और हम इस टूट की विचारधारा से भी बचने की कोशिश करते हैं कि कोई राज्य कहता है कि अलग होने, हमें अलग देश बना दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो हम क्या करता है, केंद्र वहां पर कार्रवाई करता है, और उन्हीं उदाहरणों से सीख लेकर, है ना, हमने क्या किया, भारत का एकीकरण किया। जब स्वतंत्रता जब हमको मिली, तब क्या हुआ, भारत का एकीकरण हुआ, सभी क्या जितने भी रियासतें थी उन सब का क्या हुआ, विलय हुआ, और एक भारत संघ बना। और उस संघ में, है ना, जब संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा कि भाई हमारे इतिहास में क्या हुआ, हम जब मौर्यों की समाप्ति हुई तो उसके बाद देश गुलाम हो गया, है ना। ठीक है। तो हम क्यों ना एक ऐसा संविधान बनाएं जिसमें क्या हो, केंद्र सशक्त हो, राज्यों की उतनी मौजूदगी रहे, उनका पावर उतना रहे, लेकिन केंद्र सशक्त हो। केंद्र सशक्त होगा तभी देश एकजुट रह पाएगा, है ना। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने केंद्र को ज्यादा क्या दिया, महत्व दिया, अधिक मजबूत किया। ठीक है, वह किसमें, संविधान में, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो क्या है ये, अतीत की घटनाओं से हम सीख लेते हैं जो वर्तमान के लिए सीख और क्या, भविष्य के लिए मार्गदर्शक की भूमिका अदा करती है। इसके अलावा इतिहास का अध्ययन हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम क्या कर सके, अपने
मूल को जान सके, अपनी संस्कृति को जान सके, सभ्यता को जान सके, है ना, ठीक है, अपने कल्चर को जान सके, है ना। इसलिए भी हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, गौरवशाली इतिहास पढ़ना चाहिए, है ना। ठीक है जी। ठीक, ये तो हो गया आपका परिभाषा खंड। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, अब यहां पर दूसरी चीज जो आती है वो आती है कि भैया क्या, अब तो ये इतिहास का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि इतिहास क्या है, ये आपको यहां तक समझ में आ गया, क्यों पढ़ना चाहिए ये भी समझ में आ गया। लेकिन इतिहास पढ़ते समय, है ना, हमको पता है कि इतिहास जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास की मैं बात करने वाला हूं, भारतीय इतिहास जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो क्या पूरा का पूरा सत्य है? तो देखो, भारतीय इतिहास जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया है। अंग्रेजों से प्रभावित, अंग्रेजों ने जो जो वहां पर लिख दिया उसी को हमने बहुत तक सही मान लिया। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है ना। अब बहुत सारे साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, उससे इतिहास में चेंजेस भी हो रहे हैं। जैसे एक आर्य इन्वेजन थ्योरी थी कि आर्यों ने बाहर से आक्रमण किया था, है ना। इसके पीछे सिद्धांत यह दिया जाता था कि क्या भारतीय घोड़ों से परिचित नहीं थे, वो हंगरी डेन्यूब नदी घाटी से आए, मध्य एशिया से आए थे, है ना, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जैसे वर्तमान में सिनौली से हमें रथ मिला, है ना, उत्तर प्रदेश नोएडा के पास है सिनौली, है ना, ठीक है, वहां से हमको क्या मिला है, रथ मिला है, ताम्र रथ, है ना। उससे यह पता चल गया कि भारतीय, और वो किस काल का है, उसी सिंधु घाटी सभ्यता के काल का वो हमको मिला है। तो इससे पता चलता है कि भाई आर्य बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे, है ना। और जो आर्य जो थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश नहीं किया था, ये यहां से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इतिहास में परिवर्तन होते रहता है। हमको क्या ध्यान रखना है, हमको वही चीजें पढ़नी है जो पुस्तक में आपको दी गई है। ठीक है, आपको ज्यादा ऊपर लेवल तक नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो हम किसकी बात करेंगे, आप यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की। इतिहास का इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, अब हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की, है ना। ठीक है, इसी में हम आगे एस्पेक्ट भी देखेंगे कि अलग अलग लेखक जो हैं उन्होंने क्या क्या विचारधाराएं दी। तो देखो, भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि भैया भारत कहाँ से आया, यह जो देश है जहां हम निवास करते हैं, है ना, ठीक है, वो आता कहाँ से है, इसकी ऐतिहासिक स्थिति है क्या, है ना। क्या हम वर्तमान में जिस देश को देखते हैं वैसा ही था क्या प्राचीन काल में, है ना। और एक विवाद भी चला भी, इंडिया दैट इज भारत। तो क्या केंद्र सरकार, लोगों ने अफवाह फैलाई कि भारत का नाम चेंज हो रहा है, यानी इंडिया और भारत जो दोनों था अब क्या कहलाएगा, केवल भारत कहलाएगा। तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा। तो देखो, भारत, है ना, हमारे संविधान में वर्णित है क्या, भारत जो कि क्या है, इंडिया है ना। ये किसमें लिखा है, अनुच्छेद 1 में लिखा है। किसमें लिखा है, अनुच्छेद 1 में लिखा है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम भाग 1 देखते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जब यह देखते हैं चैप्टर, हम भाग देखते हैं तो उसमें आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 कहता है ना, कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, क्या, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या रखा हमने हिंदी में, भारत, जो कि इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, है ना। तो यहां पर हमको ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय संविधान में इस देश के लिए 2 नाम दिए गए, एक है भारत, दूसरा है इंडिया। ये 2 नाम हमको देखने को मिलते हैं। अब देखो, ये दोनों का ओरिजिन कहां से है बताते जाता हूं। ठीक है, तो देखो, भारत इस देश का नाम पड़ा दुष्यंत, राजा दुष्यंत थे, उनकी पत्नी थी शकुंतला, है ना। उनके पुत्र हुए कौन, उनका पुत्र कौन सा हुआ, उसका नाम क्या था, भरत। ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक हुए राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। इसकी एक अलग कहानी है ना, कि कैसे, है ना, जो दुष्यंत राजा दुष्यंत होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं शकुंतला से,
है ना, प्रेम विवाह करते हैं, उसके बाद उनको भूल जाते हैं। बाद में जब भरत का जन्म होता है ना, तो उससे उनका सामना होता है और एक मणि के थ्रू, है ना, क्योंकि भूल जाते हैं राजा दुष्यंत को, एक श्राप के कारण वो भूल जाते हैं किसको, शकुंतला को। बाद में जब क्या होते हैं, शकुंतला उनके पास वो मणि लेके जाती है जो राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दी गई थी। उसके बाद उनको क्या आता है, ज्ञात होता है कि क्या शकुंतला मेरी पत्नी है और राजा भरत मेरे पुत्र है। ठीक है, बहुत ही प्रतापी शासक हुए। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र जो होते हैं उनको पता ही होगा, जो लोगो आपको दिखता है उस शिशु मंदिर के लोगों में, उसमें जो सिंह से अठखेलिया कर रहा बालक होता है वही कौन होता है, भरत होता है। ठीक है, तो उसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। एक थ्योरी ये कहती है, कौन सी है, हिंदुज्म थ्योरी है ना। ठीक है, दूसरी थ्योरी एक और है, ये कौन सी थ्योरी है आपकी, कौन सी थ्योरी, जैनिज्म की थ्योरी है ना, जैन थ्योरी। जैन थ्योरी क्या कहती है जी, तो जैन थ्योरी ये कहती है कि ऋषभ देव, है ना, कौन, ऋषभ देव, ठीक है, कौन, ऋषभ देव। ऋषभ देव क्या थे, जैन तीर्थंकर थे, है ना। तो ऋषभ देव के एक पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम था भरत। तो ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर भी इस देश का नाम भारत पड़ा। ये दो थ्योरीज हैं, है ना, एक हिंदुज्म थ्योरी, एक जैनिज्म थ्योरी। ये दो थ्योरी है भारत नाम के पीछे। ठीक है, इस नाम का जो वर्णन है ये कहाँ कहाँ मिलता है आपको, तो सबसे पहले तो ये मिलता है हमको वायु पुराण में। किसमें, वायु पुराण में। ये जो कहानी हमको देखने को मिल रही है ना, ये कहां से देखने को मिल रही है, वायु पुराण में देखने को मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा महाभारत के आदि पर्व में, महाभारत में अलग अलग चैप्टर हैं, तो उसमें से एक चैप्टर का नाम है क्या, आदि पर्व। आदि पर्व में इस देश का नाम क्या रखा गया है, भारत पड़ा है जी। ठीक है, भरतों का देश कहा गया है इसको, इस देश को, है ना, क्या, भरतों का देश भारत, है ना। ठीक है, समझ में आया? आप ऋग्वेद का जब अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में एक कुल है भरत कुल, है ना, कौन सा है, भरत कुल। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब देखो, इसके अलावा अगर हम, ये तो साहित्यिक साक्ष्य हो गए, अगर अभिलेखों की बात करें, ठीक है, एक पाणिनि का अष्टाध्यायी भी है, वहां पर भी इसका देखने को मिलता है, इसी नाम का अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी, है ना। भारतीय इतिहास के बारे में बताने वाली पहली जो पुस्तक है वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ठीक है जी, क्लियर। अगर हम अभिलेखों की बात करें तो राजा खारवेल थे, चेदी वंशी राजा, है ना, कौन से, चेदी वंशी राजा, कौन, खारवेल, है ना, कौन, राजा खारवेल। उनका एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। कहां शासन किया खारवेल ने, कलिंग में शासन किया, उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था। तो भारत वर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख, क्वेश्चन पूछेगा, भारत वर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हमको मिलता है, तो भैया कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो किसका है, खारवेल का है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत शब्द का प्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है, हाथी गुम्फा का, भारत हाथी गुम्फा अभिलेख किसका, खारवेल का। ठीक है, और आपको ये समझ में आया। ठीक है, वायु पुराण, महाभारत, आदि पर्व, ऋग्वेद के भरत, यहाँ से शायद क्वेश्चन ना आ जाए, तुमको इसको ध्यान रखना है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका, खारवेल कलिंग का शासक था, कौन से वंश का, चेदी वंशी शासक। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें भारत, इस देश का वर्णन भारतवर्ष के रूप में किस अभिलेख में है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे नाम के ऊपर, इंडिया। इंडिया यह शब्द कहां से आया, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनानी, यूनानी
जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीक कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, ग्रीक कहते हैं। इन्हें ही हम हिंद यवन भी कहते हैं, याद रखना। तो नाम चेंज हो जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसे वही इन यूनानी भी सेम है, ग्रीक भी सेम है, हिंद यवन भी सेम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यूनानी, ग्रीक या हिंद यवन, इन्होंने, है ना, क्या किया कि भैया इस देश में पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, सिंधु नदी कारण। इस सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा, इंडोस कहा। क्या कहा, इंडोस कहा, ठीक है। तो हिंद यवनों ने क्या कहा, इस देश सिंधु नदी के लिए इंडोस शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। इंडिया शब्द शायद इसी इंडोस शब्द से आया होगा, पहली थ्योरी है, ठीक है। और आपको मैं बता भी देता हूं, एक व्यक्ति था हेरोडोटस, हेरोडोट्स या हेरोडोटस, जो पढ़ना है ना। तो हेरोडोट्स जो है, यह, इसने एक पुस्तक नाम लिखी, इस पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिका। क्या लिखा था, हिस्टोरिका। ऐतिहासिक भूगोल का पिता कहा जाता है हेरोडोट्स। कौन कहा जाता है, हेरोडोट्स। क्या कहते हैं आप, ऐतिहासिक भूगोल का पिता, ठीक है। तो इसने ना हिस्टोरिका नामक किताब लिखी, जिसमें इस सिंधु नदी का वर्णन है ना। और सिंधु नदी को इसने क्या कहा, इंडोस कहा। क्या कहा, इंडोस कहा। तो पहली थ्योरी कि भैया इंडिया नाम इसी इंडोस से आया, ठीक है, फर्स्ट थ्योरी। सेकंड जो थ्योरी है ना, वो है आपकी लैटिन। लैटिन नेम इसको कैसे मिला, है ना, ठीक है। तो लैटिन जो नेम है वो इसको मिलता है लूसियन से, है ना। लूसियन ने पहली बार इस देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। किसने, लूसियन ने, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा तुमको, ठीक है। इसको ना पूछे, इसको जरूर पूछेगा, है ना। तो इंडो शब्द, सिंधु नदी या भारत के लिए इंडो शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, हिंदयानों ने, याद रखना। अब देखो लूसियन ने किया, सेकंड सी में कॉमन इरा, दूसरी शताब्दी ईस्वी में इस देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इसके पीछे क्या था, इसके पीछे थे फ्रांसीसी। एक फ्रांसीसी था जेम्स अलेक्जेंडर, उसने ना, है ना, इस देश में जो निवास करने वाले लोग थे उनको कहा हिंदू। हिंदू को क्या कहा, हिंदू, एच को आई पढ़ते हैं, तो हिंदू की जगह इंदू कहा, इंडू, INDU। इंदू से ही इंडिया आया, है ना। इंदू से इंडे और इंडे से इंडिया, है ना। क्या, इंदू से इंडे, इंडे से इंडिया बना। और लैटिन्स ने, यानी और लैटिन्स के बाद क्या, पश्चिमी लोगों ने, है ना, अंग्रेजों ने इस देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, इंडिया शब्द का प्रयोग किया। किस काल में, 17th सी, है ना, 17वीं शताब्दी ईस्वी में, कॉमन एरा, है ना। कब, 17वीं शताब्दी में इस देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग होना चालू हो गया, ठीक है। अब देखो, हम देखते हैं इस देश को हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान शब्द कैसे आया, तो देखो हमारे पड़ोसी हैं ईरानी। तो ईरानियों ने ना सिंधु को हिंदू कहा, क्यों, क्योंकि भाई उनके यहाँ ना सा नहीं होता, सा के जगह हा का प्रयोग होता है, ठीक है। सा की जगह किसका प्रयोग होता है, हा का, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदू नदी। और हिंदू से यहाँ रहने वालों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ जी, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। और कपास को यही ईरानी कपास के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, सिंडन शब्द का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, सिंडन, है ना, ठीक है। और यही ईरानी
इसी सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग भी करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? क्लियर है ना? तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा मैं यहां से बता देता हूं तुमको, कहां कहां से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, सबसे पहले इंडोस, इंडोस शब्द का प्रयोग किसने किया? यूनानी ने, भारतीय, भारत के लिए। इंडस शब्द का प्रयोग किया ईरानी। हखमनी ईरानी दे दे तो भी कोई वो नहीं है, हखमनी एक शाखा ईरानियों की। ठीक है, तो ईरानियों ने इंडस शब्द का प्रयोग किया। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें भारत शब्द का प्रथम उल्लेख भारतवर्ष किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा और है चीनी, इस देश के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया, यिंतु या तिएनचू शब्द का प्रयोग किया चीनियों ने। ठीक है, होड्डू अफ्रीकन कहते हैं, है ना, अफ्रीका में होड्डू कहते हैं इस देश के लिए। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा, इसको ध्यान रखना है। यूनानियों ने इंडोस, ईरानियों ने इंडस, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष। ठीक है, और कपास को क्या कहते थे? क्या कहते थे? सिंडन कहते थे, और इस देश के निवासियों को सिंडेशियन कहते थे, है ना? ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा एक और शब्द मिलता है इस देश के निवासियों के लिए, क्या? मेलुआ। क्या? मेलुआ, है ना? अमीश त्रिवेदी की एक किताब है जिसका नाम है मेलुआ। ठीक है, तो इस देश निवासियों के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग भी होता है। किसका? मेलुआ, सिंधु के निवासियों के लिए। आगे और देखोगे इसको। ठीक है, समझ में आए यहां तक? ठीक है, इसके अलावा आपको, अच्छा, ये जो ईरानी जो थे, अब इसका साक्ष्य जैसे हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में इंडोस कहा था ना, तो वैसे ही नक्शे रुस्तम है, नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम, ये जो पुस्तक है नक्शे रुस्तम, है ना, इसमें भारत और ईरान संबंध के बारे में जानकारी है। किसमें? नक्शे रुस्तम में। ठीक है, सापुर प्रथम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो नक्शे रुस्तम में इस देश के लिए, है ना, क्या शब्द का प्रयोग किया गया जी? इंडस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया आपको? ठीक, जहां जहां क्वेश्चन बनेगा उसको मैं बता ही रहा हूं, साथ में थ्योरेटिकल भी लेते चल रहे हैं। ठीक है, जो बता रहा हूं उसको भूलना नहीं है आपको। अब देखो, इसके बाद, है ना, अल हिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। अल हिंद, अरबियों ने इस देश के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? अल हिंद, है ना? ठीक है, अलबरूनी आता है, अलबरूनी जो है, अलबरूनी, ये इसने किताब लिखी है तहकीक हिंद, भारत की खोज, तहकीक ए हिंद, है ना, तहकीक ए हिंद किताब लिखी किसने? अलबरूनी। 11th सी में आया था, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी में। ये महत्वपूर्ण है, ये चीजें ध्यान रखना बेटा, है ना? ये सब चीजें थ्योरेटिकल, ये मैंने बताया 11वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है ना? तुर्क मुसलमानों ने, क्वेश्चन पूछ जाता है कि भैया तुर्क मुसलमान जो थे उन्होंने इस देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। और यहाँ की जो जबान को क्या बोला, कहा, जो बोलते हैं हम हिंदी, इसको हिंदवी कहा। क्या कहा? हिंदवी, है ना? तुर्क मुसलमानों ने, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो किस शब्द का प्रयोग किया जी? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब देखो, इसके अलावा
ठीक है। इसके अलावा अगर हम और प्राचीन काल में जाए, वैदिक कीरा में जाए, है ना, ठीक है, तो इस देश के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे बेटा मैं बता रहा हूँ ये भारत का नक्शा है, इसी आधार पर बता रहा हूँ ना, ठीक है, ये भारत है। ठीक, तो ये इंडिया है, और इंडिया में ये जो सिंधु नदी है ये यहाँ से बहती है, ठीक है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। पहली सभ्यता यहीं पर बसी थी। तो सिंधु और उसकी 7 सहायक जो नदियां हैं, इसमें गोमल है ना, सुतुद्री है, सतलज है, रावी है, वितस्ता, झेलम है, ये बहुत सारी नदियां हैं। तो इन 7 नदियों, सिंधु और उसकी सहायक सहायक नदियों के कारण, है ना, के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। ठीक, समझ में आया? सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। इसमें पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान ये सब आ जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में जिंदावस्था में इस क्षेत्र के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का वर्णन हुआ। फिर उसके बाद अब देखो, आर्य इन्वेजन जो थ्योरी कहती थी उसके अनुसार, है ना, सिंधु नदी से लेकर यहाँ संभवतः अभी जो घग्गर बहती है, यह जो एरिया था, यह वाला एरिया, जो पूरा ये वाला क्षेत्र जो था, ठीक है, यह जो क्षेत्र है ये कहलाया ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त क्या कहलाया? कहां से कहां तक का जी? सिंधु से लेकर सरस्वती तक, है ना। सिंधु नदी से लेकर सरस्वती नदी तक का क्षेत्र क्या कहलाया? ब्रह्मवर्त कहलाया। और उसके बाद सतलुज से लेकर, ठीक है, गंगा द्वाब तक, ये सतलुज यहाँ पर बहती है, यहां से लेकर ये पूरा गंगा जो द्वाब का जो क्षेत्र है, यह वाला जो क्षेत्र, ये, है ना, ये क्या कहलाया? ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश कहलाया, ठीक है, ब्रह्मर्षि देश कहलाया, ठीक है। सतलुज से कहां तक? गंगा द्वाब तक। सतलुज से गंगा द्वाब मैंने, समझते हो? द्वाब का अर्थ होता है सिंचित क्षेत्र, है ना। गंगा नदी के से का जो मैदान है उसको कहेंगे दोआब, ठीक है, गंगा दोआब कहेंगे। किसी भी नदी के किनारे वाले क्षेत्र को घाटी, है ना, बेसिन, है ना, दोआब, इन नामों से जाना जाता है। तो ब्रह्मर्षि देश क्या कहलाएगा? सतलुज से गंगा नदी के तक के बीच। और फिर है आर्यावर्त। आर्यावर्त क्या है? ये आपका पूरा पूर्वी समुद्र तक, ये जब यहां तक पहुंच गए इन लोग, है ना, ये विंध्य पर्वत के उत्तरी भाग तक, तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाया? आर्यावर्त कहलाया। क्या कहलाया? आर्यावर्त, है ना। तो पूर्वी समुद्र तक का ये क्षेत्र क्या कहलाया? आर्यावर्त कहलाया। पूर्वी पश्चिमी समुद्र तक ये पूरा, है ना, हिमालय, विंध्य पर्वत, नर्मदा का उत्तर का भाग, ठीक, नर्मदा का उत्तर का जो भाग है वो क्या कहलाया? आर्यावर्त। ये ऋग्वैदिक काल तक की स्थिति है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो आपको क्वेश्चन यहां से पूछेगा जी, सप्त सैंधव क्षेत्र, ठीक है, तुर्क मुसलमान, सिंधु सरस्वती, सिंधु से लेकर सरस्वती नदी या सतलुज नदी का तक का क्षेत्र, ब्रह्मवर्त देश, ब्रह्मर्षि देश, सतलुज से गंगा नदी तक का ये क्षेत्र, है ना, और फिर क्या कहलाया? आर्यावर्त। ये क्रम पूछ सकता है तुमको, ठीक है जी, है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर। अगर हम भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक की बात करें, भारतीय इतिहास, है ना, तो वो है कल्हड़ की रास तरंगिणी। पहली बार इसी पुस्तक में
है ना, ये 12वीं शताब्दी ईस्वी का है ना। ठीक है, कल्हड़ की राज तरंगणी में पहली बार भारतीय इतिहास यानी प्रॉपर हिस्ट्री की किताब है ये। कौन? कल्हड़ की राज तरंगणी। पहले जो किताब है वो साहित्य होते थे और अन्य चीजें भी होती थी, लेकिन ये कल्हड़ की राज तरंगणी स्पेशली डेडिकेटेड है हिस्ट्री पर, कश्मीर के इतिहास पर। 12वीं शताब्दी में कश्मीर के आसपास के सभी राजाओं का वर्णन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कल्हड़ की राज तरंगणी। ठीक है, समझ में आया बात। भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक कौन है? कल्हड़ की राज तरंगणी। कश्मीर का इतिहास लिखा गया है इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन वाला क्लास हुआ। कल हम आगे बढ़ेंगे और हम भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में देखेंगे, है ना, कि कौन से देसी स्रोत है, वैदेशिक स्रोत है, साहित्यिक है, पुरातात्विक है, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम टाइम 9 AM रोज। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं अपन, जी है ना। सर।